हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो ये साइंस की तीसरी क्विज है। आप इसको नोट्स बनाते जाइए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर करते रहिए। वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करते रहें। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? ए कोल्ट, बी लुई बेल्स, सी ईजी ओटिस और डी जे एल बेयर्ड। तो रिवॉल्वर की खोज किसने की? तो रिवॉल्वर की खोज कोल्ट ने की थी। किसने की? तो रिवॉल्वर की खोज कोल्ट ने की थी। लुई ब्रेल, इन्होंने अंधों के पढ़ने लिखने की लिपि को खोजा था। किसको खोजा था? तो अंधों के पढ़ने लिखने की लिपि ब्रेल लिपि कहलाती है। उभरे हुए जो अक्षर होते हैं उसे अंधों के पढ़ने लिखने की लिपि कहा जाता है। इसे ब्रेल लिपि कहते हैं और इसके खोजकर्ता लुई ब्रेल थे। ईजी ओटिस, ईजी का पूरा नाम इलीसा ग्रेविस ओटिस है। ई से इलीसा, जी से ग्रेविस, ओटिस है। इन्होंने लिफ्ट की खोज की थी। किसकी खोज की? तो इन्होंने लिफ्ट की खोज की थी। इलीसा ओविस, जे एल बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड इनका पूरा नाम है। इन्होंने टेलीविजन की खोज की। किसकी खोज की? तो इन्होंने टेलीविजन की खोज की थी। तो आप ये याद रखिएगा, रिवॉल्वर के खोजकर्ता सैमुअल कोल्ट हैं। बहुत बार रेलवे में पूछा गया है। अंधों के पढ़े लिखने की लिपि ब्रेल लिपि कहलाती है, जिसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं, जिसे लुई ब्रेल ने खोजा था। ईजी ओटिस ने लिफ्ट की खोज की और जे एल बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की थी। तो अगला प्रश्न लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, केमरलिंग ओन्स। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम, बल की परिभाषा या बल के नियम, ये सारे नियम किसने दिए थे? तो ये सारे नियम न्यूटन ने दिए थे। गति विषयक नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, शीतलन के नियम, ये सारे नियम किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं। तो याद रखिएगा, इन्हें भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिकी का पिता कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तिका प्रिंसिपिया है। आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत और फोटॉन का सिद्धांत दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। आर्किमिडीज की बात करें तो इन्होंने प्लवन का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत? प्लवन का सिद्धांत दिया है। केमरलिंग ओन्स ने अतिचालकता का नियम प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा, नोट्स करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। समय मापन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ए होरोलॉजी, बी होलोग्राफी, सी हाइड्रोपैथी और डी हेलियोथेरेपी। तो समय मापन का विज्ञान होरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? होरोलॉजी कहलाता है। होलोग्राफी की बात करें तो यह लेजर पुंज से त्रिमीय चित्र, 3 आयामी चित्र बनाने की एक विधि होती है, उसे होलोग्राफी कहा जाता है। हाइड्रोपैथी जल से रोगों की चिकित्सा, जल के माध्यम से रोगों की चिकित्सा का विज्ञान हाइड्रोपैथी कहलाता है। हेलियोथेरेपी सूर्य की किरणें से रोगों का उपचार हेलियोथेरेपी कहलाता है। फिर से सुनिए, होरोलॉजी समय में मापन से संबंधित है। ये 3 आयामी चित्र से संबंधित बनाने की एक विधि है। जल से चिकित्सा हाइड्रोपैथी कहलाती है और सूर्य की किरणों से चिकित्सा हेलियोथेरेपी कहलाती है। तो अगला प्रश्न है, दूरी मापने का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, सी पार्सेक, डी एंगस्ट्राम। तो दूरी मापने का मात्रक एंगस्ट्राम नहीं है। किसका? दूरी मापने का मात्रक एंगस्ट्राम नहीं होता है। इससे क्या मापते हैं? एंगस्ट्राम से। तो ये एंगस्ट्राम आपका प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापता है। क्या करता है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापता है। प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, पार्सेक, ये सभी दूरी मापने के मात्रक हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। याद रखिएगा कितना होता है? तो ये
9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। पारसेक की बात करें तो यह पैरालिटिकल सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10 की पावर 16 मीटर होता है। कितना होता है? तो 3 × 10 की पावर 16 मीटर पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। ग्रहों की दूरी मापने के लिए खगोलीय मात्रक का प्रयोग भी किया जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा आंसर है इसका? तो दूरी मापने का मात्रक नहीं है, ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने का मात्रक है। इसका आंसर एंगस्ट्रॉम सही होगा। बाकी तीनों ही दूरी मापने की इकाइयां हैं। अगला प्रश्न है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण, ये 3 ऊष्मा के संचरण की विधियां होती हैं। तो परंतु इसमें ठोस की बात की गई है, तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के माध्यम से होता है। किस विधि के माध्यम से होता है? चालन विधि के। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का प्रसार या संचलन संवहन विधि के माध्यम से होता है। जबकि विकिरण की बात करें तो इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण होना, तो ये किसका उदाहरण है? ये विकिरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये विकिरण का उदाहरण है। तो विकिरण के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रक्षेप गति का उदाहरण है। प्रक्षेप गति का उदाहरण है तोप से छूटे गोले की गति, हवाई जहाज से गिराए बम की गति, बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद की गति, उपरोक्त में से सभी। तो इसके सभी आंसर सही हैं। प्रक्षेप गति के सभी उदाहरण हैं तोप से छूटे गोले की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, बल्ले से टकराई गेंद की गति। ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। गति की बात करें तो गति किसे कहते हैं? मोशन किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु समय को देखते हुए अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाती है तो इस स्थिति को कहा जाता है कि यह वस्तु गति की अवस्था में है। जब समय को देखते हुए कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तित करती है तो हम ये कहते हैं कि यह वस्तु गति की अवस्था में है। गति की बात करें तो प्रमुख रूप से 2 गतियों के उदाहरण आते हैं, प्रक्षेप गति, घूर्णन गति। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये आपकी प्रक्षेप गति होती है। ये इसका हायर रेंज होता है, ये इसकी हाइट ऊंचाई होती है अधिकतम। और ये आपकी अगर बात करें कि सर्वाधिक दूरी पर कोई वस्तु फेंकनी है तो प्रक्षेप गति का कोण कितना हो, तो 45 डिग्री पर प्रक्षेप करने पर सर्वाधिक दूरी पर कोई वस्तु गिरती है। तो भाला फेंक की गति हो, तोप से छूटे गोले की गति हो, या फिर छत से नीचे गिराया गया कोई कण हो, ये सब किसमें होते हैं? तो प्रक्षेप गति के ही उदाहरण माने जाते हैं। घूर्णन गति के उदाहरण की बात करें तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, लट्टू का नाचना, पंखों के ब्लेडों की गति घूर्णन गति के उदाहरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घूर्णन गति के उदाहरण कहलाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? तो उत्तोलक की बात की जा रही है। उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये कई बार पूछा गया है, इसे नोट करिएगा कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर आधारित है। तो उत्तोलक एक सरल मशीन होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो कब्जे वाला जो दरवाजा होता है वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची, प्लास, साइकिल की ब्रेक, डंडी वाली तराजू, हैंड पंप, ये सारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। द्वितीय श्रेणी की बात करें तो सरवता, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन, पहिया, कब्जा घुमाने वाला दरवाजा, ये सारे द्वितीय श्रेणी के होते हैं। कौन कौन से? फिर से देखिए, सरवता, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन,
पहिया, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा आदि सभी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, ये सारे तृतीय श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसे नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक और दूसरा भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात ऐसा परिवर्तन जब कारक का प्रभाव डालने पर परिवर्तन हो जाए और जब कारक को पुनः वापस दे दिया जाए तो वह पुनः अवस्था में आ जाए, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे विद्युत बल्ब का जलना, जब विद्युत गई तो बल्ब जला, विद्युत हटा ली गई, बल्ब वापस मिल गया। पंखा, विद्युत गई चला, पंखा बंद, विद्युत बंद की, पंखा वापस मिल गया। तो ऐसा कोई कारक, जैसे जल से बर्फ बनी, बर्फ से वापस जल बना लिया, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन कारक के कारण होता है और जब कारक को हटा ले वापस मिल जाता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बादल का बनना, चीनी का जल में विलयन, जल का जमकर बर्फ बनना, जल का वाष्प में परिवर्तन होना, विद्युत बल्ब का जलना, पंखे का चलना, ये सारे किसके उदाहरण हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत वे परिवर्तन आते हैं जिनमें परिवर्तन होने के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है और वापस उसे प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो लोहे में जंग लगना, तो जंग लगने के पश्चात लोहे का भार बढ़ जाता है और फेरसोफोरिक नामक भूरा पदार्थ प्राप्त होता है, उससे वापस लोहा नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना, बन गया, दही से दूध नहीं बना सकते, इसलिए ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना, जलने के पश्चात वापस मोमबत्ती नहीं मिल सकती, इसलिए यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत समाप्त करने के बाद बल्ब वापस मिल जाएगा, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगला प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों को पूछ रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल की बात है, खट्टा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू, संतरा, ये खट्टे फल होते हैं तो इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में प्रमुख रूप से एस्टिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? सिरके में, सिरके में आपका एस्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल की बात करें तो फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जब चींटियां काटती हैं तो वह फार्मिक अम्ल का प्रयोग, फार्मिक अम्ल विक्षेपित करती हैं जिसके कारण चुनचुनाहट होती है। प्रमुख रूप से यह लाल चींटियों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में लाल चींटियों की चटनी बनाई जाती है क्योंकि फार्मिक अम्ल हल्का सा खट्टा होता है और चुनचुनाहट होती है, इसलिए वहां प्रमुख रूप से इसकी चटनी भी खाई जाती है। अब अम्ल की बात करें तो ग्लूटेमिक अम्ल आपका गेहूं में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का? बेंजोइक अम्ल का। संचायक बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल का, सेब में मैलिक अम्ल का, अंगूर में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अभी हाल ही के किसी एग्जाम में आया था कि केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो केले में टार्टरिक अम्ल और अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक या ठंडे पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, जबकि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यह टमाटर और चने के साग में पाया जाता है। तो इतने आप अम्ल से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? ए एंथ्रेसाइट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी पीट कोयला। तो सर्वोत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। कौन सा कोयला? एंथ्रेसाइट कोयला होता है। जबकि सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक होता है। पीट कोयला सबसे खराब कोयला होता है। इसे घटिया कोयला भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में भारत में मिलता है। तो ये आप इतना पॉइंट याद रखिए। अगला प्रश्न लेते हैं, धूप के चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है? धूप के चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है? तो कांच की बात की जा रही है, तो कांच को जान लीजिए। कांच एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्या होता है? एक मिश्रण होता है जो अक्रिस्टलीय ठोस रूप से अतिशीतित द्रव होता है। एक प्रकार से अतिशीतित द्रव होता है। कांच को कठोर बनाने के लिए इसमें पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? अतिशीतित द्रव होता है, कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब बात करते हैं कांच की। तो सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला उपकरण में किया जाता है। किस किस में? ट्यूबलाइट बनाने में, बोतलों को बनाने में, प्रयोगशाला के उपकरणों में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, कैमरा बनाने में किया जाता है। धूप के चश्मों की बात करें तो क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या है? क्रुक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मे का लेंस बनाने में किया जाता है। परंतु सामान्यतः चश्मों के लेंस क्राउन कांच के बने होते हैं। किस कांच के? सामान्य जो चश्मे होते हैं वो क्राउन कांच का बना होता है। पायरेक्स कांच की बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। किस क्षेत्र में? फार्मास्यूटिकल क्षेत्र या प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केबिल बनाने में किस प्रकार का प्लास्टिक प्रयोग होता है? केबिल की बात कर रहा है। स्पेस हो गया, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए था। केबिल बनाने में किस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग होता है? बैकेलाइट, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पीवीसी। तो प्लास्टिक एक उच्च अणुभार वाले कार्बनिक बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले कार्बनिक बहुलक होते हैं, जिन्हें बहुलकीकरण के द्वारा उच्च बहुलकों को प्राप्त किया जाता है। किस विधि द्वारा? तो पॉलीमेराइजेशन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है प्लास्टिक को। अब प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। बार बार गर्म करके जिसका बनाया जा सके उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोरीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, ये सब कैसी हैं? तो थर्मोप्लास्टिक। सेटिंग का मतलब एक बार सेट कर दिया गया। ये ताप दृढ़ बहुलक होते हैं। इसे एक बार गर्म करके इच्छा अनुसार ढाल देते हैं, परंतु दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत बैकेलाइट, मेलामीन, ग्लिप्टल, बीटल आदि आती हैं। अब आते हैं ऑप्शन की ओर। तो प्लास्टिक क्या है? उच्च अणुभार वाले कार्बनिक बहुलक को प्लास्टिक कहा जाता है। इनका निर्माण बहुलकीकरण की क्रिया द्वारा होता है। यह दो प्रकार की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को बार बार बनाया जा सकता है, इच्छानुसार ढाला जा सकता है। इसके अंतर्गत पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी जिसे बोलते हैं, पॉलीस्टाइरीन और टेफ्लॉन आता है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार सेट करने के बाद, एक बार गर्म करने के पश्चात दोबारा नहीं ढाला जा सकता। इसके अंतर्गत बैकेलाइट, मेलामीन, ग्लिप्टल, बीटल आदि प्लास्टिक आती है। अब पूछ रहा है कि केबिल बनाने में किस प्लास्टिक का प्रयोग होता है? तो केबिल बनाने में पीवीसी, विनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग केबिल बनाने, सीट कवर,
पर्स, बरसाती चादरें बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट का प्रयोग कंघी, विद्युत स्विच, पेन, बर्तन के हत्थे बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? बेकेलाइट का प्रयोग। किसका उपयोग होता है बेकेलाइट का? कंघी, विद्युत स्विच, पेन, बर्तन के हत्थे बनाने में बेकेलाइट का प्रयोग होता है। पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग रेडियो, टीवी, सेलों के कवर बनाने में होता है। टेफ्लॉन का प्रयोग ना चिपकने वाले बर्तनों में होता है, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? तो पोषण की बात कर रहा है। पोषण में आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बर्जीलियस ने किया था। किसने? बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। इसे आप याद रखिए, बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रोटीन अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो 22 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण घटक नाइट्रोजन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन की दाल में पाया जाता है। इसके अलावा मछली, सेम, पनीर, अंडा, मटर में भी पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट का निर्माण करता है। प्रमुख रूप से कोशिका निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर और प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से मरास्मस नामक रोग होता है। कौन सा? मरास्मस नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर का यह 15% भाग निर्मित करता है। कितना? 15% भाग निर्मित करता है। दूध में केसीन नामक प्रोटीन, त्वचा नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स तो ये शरीर का 1% भाग निर्मित करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट शरीर का 1% भाग निर्मित करता है, जबकि प्रोटीन 15% भाग निर्मित करता है। तो आप प्रोटीन से इतने पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उदर में स्थित, पेट में स्थित ग्रंथि कौन सी होती है? तो ग्रंथि की बात कर रहा है तो ग्रंथियों को 2 या 3 भागों में बांटा गया है प्रमुख रूप से। अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथियां। तो ग्रंथियों को कितने भागों में डिवीजन किया गया? 3 भागों में। बहिस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि में नलिका युक्त होती हैं, जिससे एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं। मिश्रित ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, जैसे कि अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथि ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। इसमें हार्मोन का स्राव होता है और यह रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती हैं। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल आदि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अगर बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। अब हम बात करते हैं कि उदर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो एड्रीनल ग्रंथि जो होती है यह आपकी उदर में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि यह वक्ष में, सीने में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और पीनियल ग्रंथि भी आपकी मस्तिष्क में ही पाई जाती है। तो इतने पॉइंट आप इससे। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है? ए लाइपेज, बी ट्रिप्सिन, सी रेनिन, डी पेप्सिन। तो कौन सा एंजाइम वसा को अम्ल, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है? तो लाइपेज यह काम करता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो यह अग्नाशयी रस में पाया जाता है और यह प्रमुख रूप से प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। कहाँ पाया जाता है ये ट्रिप्सिन? तो यह अग्नाशयी रस में पाया जाता है और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। रेनिन की बात करें तो यह अमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। यह दूध को
दही या कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है और कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। पेप्सिन की बात करें तो यह भी अमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। एक आपका एंजाइम टाइलिन, यह लार में पाया जाता है और भोजन की मंड को माल्टोस में बदल देता है। वीडियो अच्छी लगे